हालचाल है? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब चूँकि कल परसों अब यानी कि परीक्षा का अंतिम दिन आ गया है। 2, 3 और 4 तारीख को आपकी परीक्षा है। जिनका प्राइमरी वाला हिस्सा है, उनके लिए हम स्पेशल 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। ये पढ़ के जाएँगे तो निश्चित तौर पे आपका जो ईवीएस वाला पार्ट है, जो 30 नंबर का पार्ट जो कि आपकी प्राइमरी से सेक्शन में पूछेगा, साथ ही जूनियर में भी कुछ काम आएगा, लेकिन प्राइमरी का ये 30 नंबर में से उम्मीद है कि इसी में से आपके सारे सवाल फँस जाएँगे। ठीक है? तो आज के इस सेशन में उद्घोष एकेडमी पर हम जो है फिर से एक बार जुड़े हैं, ताकि आपकी इस तैयारी को अंतिम मोहर दिया जा सके। आपने बहुत लंबा पढ़ाई किया है, 5-6 महीनों से लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं और कल अब इसको देखिए कल, परसों और अगले दिन में यानी 2, 3, 4 में एग्ज़ीक्यूट करने का समय आ गया है। ठीक है? तो जो आपने पढ़ा है, उसी को एक बार ठीक है, हम आज के सेशन में रिवाइज़ करेंगे और 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए ज़रा इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखा जाए वो कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा को महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है? चलिए, ठीक। आ जाइए ज़रा, शुरुआत करते हैं, ठीक है? इस सेशन की और देखा जाए कि कौन-कौन से प्रश्न हैं जो आपको ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ज़रा देखिएगा, फिर इसका उत्तर बताइएगा आप सब। पर्यावरण से अभिप्राय हम थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे कि आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि समय अब बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है? लेकिन ये प्रश्न आप देख के जाओगे तो निश्चित तौर पे इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कह रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय है किसका? पर्यावरण क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ये तो सही लग रहा है। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ये भी ठीक लग रहा है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित, ये भी सही है। यानी जवाब क्या हो गया? उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर घिरा हुआ, ठीक है? हमारे चारों ओर घिरा हुआ जैविक और अजैविक घटकों का जो एक वातावरण है, या जो कह सकते हैं एक परिवेश है, वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। जिसमें हम पैदा होते हैं, जिसमें हमारा पालन होता है, जो हमारे समाप्त होने में भी मदद करता है, वही परिधन आवरण से बना है। ठीक है? तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया डी वाला ऑप्शन। चलिए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? फिर से वही सवाल आ गया है। ठीक है, देखिए ऐसे ही सवाल छोटे मोटे पूछे जाते हैं कि पर्यावरण किससे बनता है। आपको दिख रहा होगा उत्तर क्या होगा। जैविक घटक सही है, भू आकृतिक घटक सही है, अजैव घटक सही है। जवाब क्या हो गया? उपर्युक्त सभी। क्या हो गया जवाब? उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। तीसरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? किसकी बात कर रहा है? धारणीय विकास की। किसकी बात कर रहा है? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। वैसे तो आप जानते हैं, ठीक है, कि धारणीय विकास की शब्द जो है सबसे पहली बार ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में, ब्रंटलैंड रिपोर्ट कौन से वर्ष में आया था? 1987 में, उसी से ये चर्चा में आया था। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या जवाब होगा। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, किसके उपयोग? तो किसका उपयोग? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसा किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा पर्यावरण मिल सके। तो जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? किसकी बात कर रहा है? सतत विकास के लिए, वही फिर से सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण बिल्कुल ठीक है, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण ठीक है, निर्धनता को घटाना सही है। जवाब है उपयुक्त सभी। सतत विकास जिसके लक्ष्य की अगर बात किया जाए तो एसडीजी लक्ष्यों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं 17 है, जो कि कॉप 21 से अस्तित्व में आया था। कॉप 21 जो कि पेरिस समझौता है, जिसका लक्ष्य बनाया गया है 2030 तक पूरा करने का, 17 लक्ष्यों के एसडीजी का। तो इसमें सभी चीजें आ जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाए। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक, किसकी बात कर रहा है? निम्नलिखित पर विचार करिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय, ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, क्या कह रहा है? ठीक है, कि इन तत्वों को जरा देखिए, फिर इन्हीं के अनुसार अपना क्या बताइएगा, आप उत्तर बताइए। ठीक है, क्या जवाब लगा दिया जाए? ठीक है, तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? कौन सी क्रियाओं से? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हमें पता है CO2 इन होता है,
ठीक है, और क्या निकलता है, O2 आउट होता है, यानी यह जो है प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र में यानी CO2 जोड़ेगा नहीं, तो पहला तो गलत। श्वसन बिल्कुल ठीक है, हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, O2 इन करते हैं, ठीक है, और CO2 क्या करते हैं, आउट करते हैं, ये तो जोड़ रहा है। जैव पदार्थों का अपघटन या अपघय कहा जाए, अपचय कहा जाए, तो यह भी जो है, ठीक है, CO2 जोड़ेगा। ज्वालामुखी क्रियाओं से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं, तो जवाब हो जाएगा केवल 2, 3 और 4। चलिए जरा अगला प्रश्न क्या कहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। पहला वाले में था जोड़ता है, इसमें था कौन नहीं बढ़ाता है। श्वसन बढ़ाएगा, जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाएगा, ज्वालामुखी क्रिया बढ़ाएगा, क्या नहीं बढ़ाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या बढ़ाता है, ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, तो जवाब हो जाए बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है। आसान सा प्रश्न है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण विकिरण किसमें, तो जल चक्र में। सूरज चमकेगा तो जो जल का, सागर का पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो संघनन होगा, बादल बनेगा, फिर वर्षा, ये जल चक्र चलेगा किसमें, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, जल चक्र में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर से वही चीज है कि वायुमंडल में जितनी ज्यादा नमी होगी वर्षा की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो संघनन होगा तो नमी बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखा, वायुमंडल में नमी दिख गया। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न 9 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, ये तो ठीक नहीं है। अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, जब भी एक जगह से पौधा निकाल के कई दूसरे जगह आप जाल लगाते हैं, कई बार लगाते हैं लेकिन लगता नहीं, सोचते हैं अरे यार सही से तो लगाया था, पूरा अच्छे से आपने मिट्टी निकाल के लगाया था, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ मूल रोम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ठीक है, तेजी से उबड़ते नहीं या खराब हो जाते हैं। तो जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। पत्तियों का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगला प्रश्न 10 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को, ये भी कोई प्रश्न है क्या, आप ही उत्तर बता लेना। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वायु क्या है, वायु क्या है, यौगिक है कि तत्व है कि मिश्रण है कि विद्युत अपघट्य है। आसान सा प्रश्न है, वायु गैसों का मिश्रण है, पढ़ते आ रहे हैं तो जवाब हो जाएगा मिश्रण। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो आपके लिए होने वाला है ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है, ये भी कोई प्रश्न है क्या भला। ये तो आप बचपन से पढ़ते आते हो कि हाइड्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% होता है, आपको पता ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी नोबल गैस जो है वायुमंडल में नहीं, वायु में नहीं पाई जाती है। ये भी आपको पता है, एक गैस है जो कि भूकंप से पहले, ठीक है, पृथ्वी से निकलकर वायुमंडल में मिलती है, भूकंप से पहले निकलती है। कौन सी, रेडान जो है वो नोबल गैस वायु में पाई नहीं जाती और मृदा से अंदर से निकल रहा है। अगला प्रश्न 14 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वातावरण में सर्वाधिक परसेंटेज किसका है, ये भी कोई प्रश्न हुआ भला। ठीक है, आप इसको बचपन से पढ़ते आते हैं, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, नाइट्रोजन 78%। अगला प्रश्न, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, ठीक है, वह कौन सी है, तो कौन सी है, नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, आपका, ठीक है, आपके सेशन को हम इसी तरह से महत्वपूर्ण बना देंगे कि आपको बहुत थोड़े समय में ये सारा 100 सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। यदि पृथ्वी, क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कम, सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी। तो जब वनस्पति ही नहीं रहेगी तो क्या ऑक्सीजन निकल पाएगा, नहीं निकलेगा सर, तो इसकी कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। CO2 का अवशोषण करते हैं तो सही है सर। सौर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, प्रदूषण क्यों करेगा भाई, प्रदूषण नहीं करेगा, बाकी सब सही है। क्या नहीं करेगा, वायु का प्रदूषण नहीं करेगा। अगला प्रश्न, ठीक है, 18 नंबर क्या कह रहा है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो पर्यावरणीय गुण उनको एकदम क्या कर दिया जाए, कम कर दे। अपकर्ष यानी कि उत्कर्ष होता है, अपकर्ष यानी गिरावट की बात कर रहा है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी सही है।
पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी ठीक है, जवाब हो गया उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 19 नंबर क्या कह रहा है, अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? थोड़ी देर पहले ही इसको बता चुका हूं, बताइए आप जवाब क्या होगा। पृथक हुए पदार्थों का संग्रह नहीं, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में भी भर्ती करती है, यही अपक्षय। और जब एक जगह से दूसरे जगह चला जाए तो क्या कहा है, अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो यहां सी वाला ऑप्शन हो जाए। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्न में से, ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से? कौन पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर रहा है? ठीक है, तो धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। ये बताइए, एसी का प्रयोग करेंगे, एसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो या जो है कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे, या धारणीय विकास, वातानुकूलन मतलब कि हवा का आना जाना, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी कम करना का पर्यावरणीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कह रहा है, सतत विकास लक्ष्य 2025 के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत का रैंक पूछा है, एसडीजी में रैंक पूछा है। आसान सा प्रश्न है, भारत बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन 99वां स्थान 25वें। अगला प्रश्न, धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात, ये भी ठीक नहीं। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अछूड़ बनी रहे, बिल्कुल सही जवाब है 22 का सी हो गया। चलिए फटाक से अगला प्रश्न 23 नंबर क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल जीईएफ फैसिलिटी की बात कर रहा है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जीईएफ के संदर्भ में, ठीक है, यह जैविक विविधता पर अभिसमय, बिल्कुल ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है, जो कि यूएनएफसीसीसी, नाम सुना होगा यूएनएफसीसीसी, जो कि 1992 से जुड़ा हुआ है, उससे है संबंधित। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21, ये भी आसान सा है, ये भी यूएनएफसीसी से ही जुड़ा हुआ है। जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना, ठीक है। 2002 में जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन, गलत है। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा जवाब। अगला प्रश्न 25 नंबर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये तो पता है सबको ही है, रियो में 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न, आ जाइए जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए। ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन फिर से वही हो गया, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न फटाक से आते जाइए 27 नंबर, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी सोच, नीरी तो नागपुर में है, न से नीरी न से नागपुर, जवाब हो जाए नागपुर, 27 का सी हो जाए। अगला प्रश्न आ जाइए जरा 28 नंबर, एनईए फुल फॉर्म पूछ दिया है, एनईए का आशय क्या है? एनईए है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय पर्यावरण अथॉरिटी। कौन सा ऑप्शन दिखा? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन, कौन सा? तो बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। चलिए 29 नंबर देखा जाए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, बहुत थोड़े समय में 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है तो जवाब जेनेवा, विश्व, जहां विश्व लिखा रहे अधिकांश का मुख्यालय कहां होगा? जेनेवा में होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। अगला प्रश्न आ जाइए, यूएनईपी, यूएनईपी तो आपको बताया ही था 5 जून 1972 से जुड़ा हुआ है, 5 जून 1972 को स्थापना हुआ था। ठीक है, यूएनईपी की अगर बात किया जाएगी, जस्ट ठीक, यूएनईपी कब? 5 जून 1972 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, फिर से हो गया, जब फिर से सवाल आ गया, कहां पर? तो नैरोबी में, फिर से कहां पर? तो नैरोबी। क्या हो जाएगा जवाब? नैरोबी हो जाएगा। क्या हो जाए जवाब? नैरोबी, नैरोबी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ठीक है, तो बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन, कौन सा? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए 32 नंबर अगला प्रश्न देखते हैं जरा। 32 नंबर क्या कह रहा है, ईपीए का, ये भी आसान सा है, फुल फॉर्म पूछा है, ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। कहीं दिख रहा है क्या सर? सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी फॉर कैट, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। ठीक है,
ठीक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो सी फॉर कैट वाला ऑप्शन दिख रहा है। चलिए जरा अगला प्रश्न देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, 33 नंबर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये तो पिछले सेशन में भी बता दिया था आपको। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, किसकी बात कर लिया जाए? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जो कि एक एनजीओ है जो पर्यावरण के लिए कार्य करता है। पूछ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। कौन सा शहर नीदरलैंड का दिख रहा है सर? तो नीदरलैंड का, ठीक है, यहाँ शहर दिख रहा है कौन सा? तो एम्स्टर्डम। कौन सा शहर दिख रहा है? एम्स्टर्डम शहर दिख रहा है। कौन सा? एम्स्टर्डम शहर दिख रहा है। ठीक है, कौन सा? ठीक, एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा जवाब? एम्स्टर्डम हो जाए, एम्स्टर्डम जवाब हो जाएगा, एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है। चलिए जरा अगले प्रश्न की जाए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो यहाँ जवाब आपको पता है कौन सा? 1986। कौन से वर्ष में? 1986 में। और इसे ही हम क्या कहते हैं? छाता विधान यानी अम्ब्रेला, ठीक है, नियम भी किसको कहा जाता है? इस पर्यावरण संरक्षण को अपने छाते के अंदर सबको समाहित कर लेता है। चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, 35 नंबर, ध्यान से जरा पढ़िए क्या कह रहा है। फुल फॉर्म, अरे ये क्या पूछ दिया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थोड़ी देर पहले उत्तर बता चुका हूं पिछले प्रश्न में। आगे बढ़ा जाए। 36 नंबर क्या कह रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, किसकी बात कर रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? आसान सा प्रश्न है, ठीक है, हो सकता है ना सुना हो, लेकिन वही है जो आप जानते हो। क्या जानते हो? तो सर हम तो जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा पर्यावरण संरक्षण के संतुलन से? वन नीति, ये तो है ही। वन नीति ये बिल्कुल है। एक सेकेंड जरा। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी नीतियां हैं जरा ध्यान से देख लिया जाए। ठीक, तो वन नीति बिल्कुल है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये भी है, औद्योगिक नीति भी, शिक्षा नीति भी है। क्या हो जाएगा? सभी चारों। क्या हो जाए? सभी चारों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो हमें पता है पहले से, यूकेलिप्टस, ये जो है मृदा को बहुत ज्यादा अवशोषित करता है, यानी कि जल को बहुत ज्यादा क्षरण करता है। कौन? ठीक है, तो यूकेलिप्टस, इसीलिए इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है? एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए। 40 नंबर क्या कह रहा है? भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संबंध में नहीं है? यानी किसका जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से नहीं है? दिल्ली वेटलैंड मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना, ठीक तो है ये। ठीक है, नेशनल एडाप्टेशन फंड के 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष, ये भी जलवायु परिवर्तन से। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में, ठीक है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में, ठीक, आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का संबंध जो है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संबंध में सही नहीं है। जवाब क्या हो जाएगा? 40 का सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। आ जाइए 41 नंबर क्या कह रहा है, जरा फटाक से देखा जाए। 41 नंबर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, एनजीटी की बात कर रहा है, भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? कि कौन से प्रावधान से? तो देखते हैं जरा। स्वास्थ्य पर्यावरण के, किसकी बात हो रही है? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग, बिल्कुल सही जवाब। 275 के जनजाति गलत है। 243 ग्राम सभा गलत है। जवाब हो जाए केवल एक वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है। 42 नंबर, 42 पे आ जाइए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, सही लग रहा है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, तो आर ए का सही स्पष्टीकरण है, जवाब हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा, ठीक है। क्या कह रहा है? 43 नंबर,
इको मार्क कौन से भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क की बात कर रहा है। इको मार्क और एक मार्क नाम सुना होगा, बताइए इको मार्क का संबंध किससे है? ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, यानी पर्यावरण के प्रति शुद्धता दर्शाता हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जाए। अगला प्रश्न 44 नंबर क्या कह रहा है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया है? थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, पिछले सवाल में उत्तर है, आप अगला खुद ही जान जाइएगा। 45 नंबर, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के उपयुक्त सभी। दिख रहा है साफ साफ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 46 नंबर, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन, पूछ रहा है। तो W.M. एडम्स, हो सकता है ना पता हो, कोई बात नहीं, याद रखिए W.M. एडम्स। किसका नाम? W.M. एडम्स ने लिखा है एक पुस्तक जिसका नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, यानी हरित विकास हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, प्राकृतिक कृषि का अग्रदूत किसको माना जाता है? ये भी आसान सा सवाल है, जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, बताइए जवाब क्या? ठीक है, मसानोबु फुकुओका। क्या नाम है? मसानोबु फुकुओका। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है प्राकृतिक कृषि का अग्रदूत। बाकी आप नाम स्वामीनाथन जी का नाम जानते हैं, हरित क्रांति से, नारायण बोरलॉग भी हरित क्रांति से। अगला 48 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था। यहां जवाब कौन सा देश हो जाए? ऑस्ट्रेलिया हो जाए। क्या हो जाए? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश की बात कर लिया जाए? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न 49 नंबर, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक और लोटिक पूछा है। लैंटिक और लोटिक, लैंटिक मतलब स्थिर, लैंटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर, यानी लैंटिक, लैंटिक में आ जाए, स्थिर आ जाए, स्थिर जल की बात कर लिया जाए। और लोटिक में क्या आ जाए? ठीक है, लोटिक में क्या? बहता हुआ हो जाए, बहता हुआ हो जाए। अब देख लीजिए, ठीक है, पूछ रहा है स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? लैंटिक आवास का उदाहरण पूछ रहा है, उत्तर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा हो जाए? तो झरना एवं नदी, ठीक है, तालाब एवं नदी, उपयुक्त सभी, तालाब एवं दलदल। ठीक है, तो इसमें तो याद है कि जहां नदी दिख रहा है वो तो हो गया किसमें? आपका लोटिक में हो गया, बहता हुआ में हो गया। तो बचा कौन सा? तालाब एवं दलदल। ठीक है, वैसे दलदल इसमें आता नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए हम तालाब एवं दलदल की बात कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, 50 नंबर क्या कह रहा है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण कह रहा है। संक्रमण बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ठीक है, इकोटोन। क्या हो जाएगा जवाब? इकोटोन हो जाए, जवाब हो जाएगा इकोटोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा, क्या कह रहा है? 51 नंबर, सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से अस्थाई पूछा है, किसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता है? तो महासागरों में आसानी से परिवर्तन नहीं होता। तो अस्थाई में किसकी बात आ जाए? महासागर। किसकी बात कर लिया जाए? महासागर कैसे हैं? अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र, यानी आसानी से इनकी पारिस्थितिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न 52 नंबर क्या कह रहा है? जरा देख लिया जाए, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये मैं बताऊंगा नहीं, आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसमें दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कौन सा ऑप्शन लगा दिया जाए? समुद्री लगा दिया जाए, समुद्री। ये भी अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, इसलिए उत्तर नहीं बता रहा हूं। पारिस्थितिकी तंत्र के बीच, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच संबंधों, यानी कि कह रहा है कि इकोलॉजी में किसके बीच का संबंध दिखाया जाता है? मनुष्य और वन, की जीव और वातावरण? तो सर सबको पता है सर, जीव और, ठीक है, वातावरण। क्या हो जाएगा? जीव और वातावरण हो जाए, जीव और क्या? वातावरण। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आ जाइए 55 नंबर क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी आसान सा है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना आपको याद भी होगा। ठीक है, किसका नाम? तो दो शब्द हैं सर, एक शब्द है इकोलॉजी, एक शब्द कौन सा है? तो इकोलॉजी है। एक शब्द कौन सा है?
इकोलॉजी है। इकोलॉजी शब्द दिया था किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम की बात किया जाए तो ये दिया था एजी टांसले ने। किसने दिया था? एजी टांसले ने। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? एजी टांसले ने। एजी टांसले। चलिए जरा अगला प्रश्न देखा जाए। 56 नंबर। कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं कह रहा है? कौन सही नहीं है पूछ रहा है। यह अजैविक एवं जैविक सही है, यह अपनी स्वयं की उत्पादकता सही है, ये एक बंद नहीं बल्कि खुला तंत्र होता है। तो यही वाला जवाब जो है क्या है? सही नहीं है। ठीक है, कौन सा? सी फॉर कैट वाला। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 57 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? 57 नंबर फिर से वही पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, इसलिए देखिए आपकी परीक्षा में यही सब पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। फिर से वही चीज यहाँ पे लिखा है क्या? यह एक बंद तंत्र होता है। बंद नहीं बल्कि कैसा होगा? यह एक खुला तंत्र होता है। तो डी वाला ऑप्शन हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है। 58 नंबर। 58 कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? आपको भी दिख रहा होगा कि सर जलमंडल अकेले है, जीवों अकेले स्थल में, जैव मंडल में जल मंडल भी आ जाएगा, वायु भी आ जाएगा और स्थल भी आ जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा कौन है? तो जैव मंडल है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ठीक है, 59 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा एक पारितंत्र सर्वोत्तम, पारितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? पारितंत्र का सबसे अच्छा क्या व्याख्या कर रहा है? एक दूसरे से अन्योन्यान्य क्रिया करने वाले, एक दूसरे से अन्योन्यान्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। पूरा तरह सही नहीं है। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा, क्यों निर्जीव नहीं आएंगे क्या? जीवों का समुदाय, साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। यही वाला जवाब सबसे ठीक लग रहा है, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। आ जाइए 60 नंबर पे। 60 नंबर क्या कह रहा है जरा देख लिया जाए। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक के जैविक संगठन को दिखाता है? ठीक है 60 नंबर। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए जनसंख्या होता है ई। ठीक है, ठीक, याद रखिए सबसे पहले क्या होता है? जनसंख्या, समुदाय, पार्स। कौन सा? यानी सी वाला ऑप्शन दिख रहा है सर। ठीक है, कौन सा दिख रहा है ऑप्शन? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? सी फॉर, ठीक है, कैट वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ठीक, क्या कह रहा है? ठीक, 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो हमें पता है खेत हमने बनाया है, या कैसा पारितंत्र है? ठीक है, तो कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? तो खेत जो है कृत्रिम पारितंत्र है। आ जाइए 62 नंबर क्या कह रहा है जरा देखा जाए। 62, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले सही कह रहा है। वो जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी कहा जाता है, ये भी ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उत्पादन, सभी लोग नहीं करते हैं भाई साहब, सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, ये वाला यानी कि तीसरा ऑप्शन तो क्या हो जाए? गलत हो जाए। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाए। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते, ये भी ठीक नहीं है। जवाब हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? तो यहां फिर से खेत दिख गया। ठीक है, अगला प्रश्न। कौन सा पारितंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन फैला हुआ है? तो आपको बात पता ही है, पृथ्वी के 2/3 से ज्यादा भागों पर पानी फैला है। तो ऑप्शन किसको लगा देंगे? ऑप्शन डी फॉर डॉग वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन, यानी कि सामुद्रिक। क्या हो जाए? सामुद्रिक हो जाए। अगला प्रश्न। ठीक है, 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? फिर से जवाब आ गया, उत्तर आपको समुद्र पता है। अगला प्रश्न। कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद कौन नहीं करेगा? वनों को काटेंगे तो ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाएगा? ये तो और ज्यादा गड़बड़ कर देगा ना। तो पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न 67 नंबर क्या कह रहा है जरा देखा जाए। 67 नंबर। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो ठीक है, वन का काट दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा कि उसका खराब हो जाएगा? तो 67 साफ साफ दिख रहा है, वनों को काटेंगे, वनों का उन्मूलन। क्या जवाब हो जाएगा? वन का उन्मूलन जो है ये ठीक है, असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। 67 नंबर। 68 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा? ठीक है, लकड़ी काट देंगे तो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लकड़ी काटेंगे मतलब क्या काट रहे हैं? जंगल काट रहे हैं। 69 नंबर। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, मुश्किल से 30-40 मिनट में आपका ये सारा प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए जरा, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? किसका पारिस्थितिक तंत्र से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा। ये बताइए, ठीक है, ये जो औद्योगिक प्रबंधन की बात हो रही है, क्या इसका पारिस्थितिक संतुलन से कोई संबंध है क्या? नहीं है सर। तो कौन सा हो जाए? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। 70 नंबर आ जाइए जरा। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, क्या कहलाता है? जिसे पर्यावरण समर्थन करे तो वहन क्षमता कहलाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही ज्यादा चर्चा किया जाए। ठीक है, देखिए यही प्रश्न बस ऐसे सुन के बस जाइए, बस आप सुन के जाइए, सवाल जो है आपको परीक्षा में दिखने लगेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है? 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी क्या करता है? वर्णन करता है। तो उसकी पारिस्थितिकी कर्मता। क्या जवाब हो जाएगा? पारिस्थितिकी कर्मता हो जाए। क्या हो जाए? पारिस्थितिकी कर्मता हो जाए। अगला प्रश्न, ठीक है, देखिए जरा 72 नंबर क्या कह रहा है? एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम किसकी बात कर रहा है? घास घास पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है। आसान सा प्रश्न है, हमें पता है घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। कौन सा सांप को खाएगा? चील या बाज। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? ऑप्शन दिख रहा है ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन। ठीक है, घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को जो है, ठीक है, कौन खा जाए? चील या बाज खा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 73 नंबर। निम्नलिखित पाकिस्तान कौन एक जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक कौन सा नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर, किसमें जीवन नहीं है? तो सर वायु में नहीं है। ठीक है, तो वायु अजैविक में आता है, न कि जैविक में आएगा। क्या हो जाएगा जवाब? वायु हो जाए। अगला प्रश्न, ठीक है, चलिए जरा देखा जाए 74 नंबर। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देश करती है जिसमें जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल क्या है? सही है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत गलत है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती निर्देश करती, ये भी गलत है। केवल एक। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होता है, तो देख लीजिए कौन पारिस्थितिकी, कौन होगा इसमें? चींटी, हिरन, लोमड़ी, बाघ। क्या आ जाए? चींटी और हिरन। लोमड़ी और बाघ तो नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा जवाब? चींटी और हिरन। चींटी और हिरन, एक और दो। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कुछ कारणों से यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, ठीक, तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? जल्दी से उत्तर बताइए। 76 नंबर क्या हो जाएगा जवाब? कुछ पौधों के परागण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि तितलियों द्वारा परागण होता है। कुछ कृषि पौधों में कवकी संकरण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके कारण बरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ संख्या में गिरावट हो सकती है। तो इन तीनों में से पूछ रहा है कौन सा संभावित परिणाम हो सकता है? तो संभावित परिणाम यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा, दूसरा गलत, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? सही। एक और तीन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं, 77 नंबर क्या कह रहा है? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में मानव क्या है? फूड चेन में मानव क्या है? तो फूड चेन में मानव शाकाहारी भी होता है और मांस सर्वाहारी भी होता है। तो प्राथमिक तथा द्वितीय को उपभोक्ता में आएगा। प्राथमिक भी और कैसा? तथा द्वितीय को उपभोक्ता में आएगा मानव। 77 नंबर। 78 नंबर आ जाइए। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? ये भी आसान सा है, कई बार एक शब्द सुना होगा, फाइटोप्लैंक्टन। शैवाल है, ठीक है, समुद्री शैवाल है क्या? फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है आपके? ठीक है, तो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न 79 नंबर। 79, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में जल्दी जल्दी देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? गाय, मोर, बाघ, हरा पौधा। तो हमें पता है हरा पौधा उत्पादक में आता है, बाकी सब ये तो उपभोक्ता में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर क्या कह रहा है जरा? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएगा? पोषण स्तर का पहला स्तर हरित पादप होता है। ठीक है, कौन हो जाएगा? हरित पादप। ये पोषण स्तर पूछा है, उपभोक्ता नहीं पूछ रहा है, तो पहला पोषण हरित पादप, फिर जो है प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां हो जाएगा क्या? हरित पादप। हरित पादप। अगला प्रश्न 81 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक है,
द्वितीयक उत्पादकता का संबंध परपोषी स्तर के उत्पादन से है। उत्तर आपको बताना है, क्या जवाब लगा दिया जाए। दोनों ही कथन अपनी जगह सही है, एक तथा दो, एक और दो दोनों क्या है, सही हैं। एक और दो दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। पर्वत सर्वाधिक अस्थायी है, अजैविक अवयव में जीवाणु है, हरा पौधा पारिस्थितिकी तंत्र से, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग से। कौन सा इसमें सबसे सही है, तो हरा पौधा का संबंध पारिस्थितिकी तंत्र से, ये बिल्कुल क्या है, सही है। बाकी तो आपको पता ही है, सर्वाधिक अस्थायी समुद्र होते हैं और जीवाणु जैविक में आता है। ठीक है, वर्षा नहीं बल्कि तापमान ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न 83 नंबर क्या कह रहा है, जरा देख लिया जाए। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव, अपघटक अपघटक जीव कौन होते हैं, अपघटक में कौन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। विषाणु नहीं आते हैं, कौन आते हैं, कवक और जीवाणु आते हैं। विषाणु तो जीव और सजीव के बीच की एक कड़ी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। समुद्री आहार श्रृंखला की बात कर रहा, समुद्री आहार श्रृंखला में डायटम, फिर क्रस्टेशियाई, फिर हेरिंग। कौन सा ऑप्शन, ए फॉर एप्पल वाला, ए फॉर एप्पल वाला। डायटम एक प्रकार की, ठीक है, कलरफुल क्या होती है, शैवाल होती हैं, तो ए वाला ऑप्शन हो जाए। अगला प्रश्न 85 नंबर, ठीक, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है। यह भी आसान सा प्रश्न है, आपको पता है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा होता है। कौन होगा, सौर ऊर्जा हो जाए। अगला प्रश्न 86 नंबर, 100 प्रश्न मात्र 30 से 40 मिनट में आपके हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक, कौन सा कथन सही पूछा है, कौन सा कथन इसमें से क्या है, सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चक्री तो नहीं होता है। ठीक है, पारितंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ये भी गलत है। प्राणी बढ़ते पोषण स्तर प्रजातियां सूरभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, 87 नंबर, 10% नियम किससे संबंधित, ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित है। देख लीजिए कौन सा इसमें दिख रहा है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, यही कहलाता है लिंडमान का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम कहलाता है। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में क्या होगी, घटती जाती है। 10% पहुंचती है तो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, याद रखिए। ठीक है, बढ़ेगी नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, घटती जाती है। याद रखिए क्या हो जाएगी, घटती है। क्या हो जाए, घटती है। 88 नंबर क्या हो जाए, घटती है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं जरा, 89 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है। उच्च सबसे ऊपर कौन होगा, ये भी आसान सा है, आप जानते हैं। क्या जवाब लगा दिया जाए, तो सर्वाहारी ओमनीवोरस जो है, ठीक है, उसको लगा दिया जाए। उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, इकोसिस्टम की बात कर रहा है। सर्वाहारी यानी कि शाकाहारी मांसाहारी के बाद जो एक सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस को हम सबसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, किसकी बात कर दिया जाए, तो सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 90 नंबर क्या कह रहा है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पाया जाता है। ठीक है, अभी पूरा यहाँ समझने का तो समय नहीं है, लेकिन याद रखें तालाब परिस्थिति में यह कैसा पाया जाता है, उल्टा पाया जाता है। जैव भार का पिरामिड जो है, ठीक, किसमें, तालाब में कैसा पाया जाएगा, उल्टा। तालाब में कैसा पाया जाता है, उल्टा पाया जाता है। तालाब में यह कैसा मिलेगा, तो उल्टा पर मिलेगा तालाब में। अगला प्रश्न 91 नंबर क्या कह रहा है, जरा देख लिया जाए। जैव बायो वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जैव वानिकी की बात कर रहा है, जैव वानिकी, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, नहीं गलत है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा जवाब, ठीक है, तो जवाब हो जाएगा 2 और 3। जवाब क्या हो जाए, केवल 2 और 3 हो जाए। 91 नंबर आ जाइए, 92 नंबर क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभावित अधिकतम संचय प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो हमें पता है सांप में सबसे ऊपर कौन है, इसमें सांप है, टिड्डा मेढक, ठीक है, सांप इसमें सबसे ऊपर है। पशुधन ये सब में सांप सबसे ऊपर, तो सबसे ज्यादा किसमें दिखेगा, सांप में दिखेगा। सबसे ज्यादा है किसमें दिखेगा, तो याद रखें सबसे ज्यादा दिखेगा यह सांप में दिखेगा।
चलिए ठीक है, तो यहाँ किसकी बात कर लिया जाए, ठीक, तो सांप, सांप में दिखेगा। चल अगला प्रश्न देखते हैं जरा, क्या कह रहा है 93 नंबर। पारस्की तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, ये भी आसान सा प्रश्न है। तत्वों का चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्र, क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक तंत्र कहेंगे, क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाएगा। हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। आ जाइए 94 नंबर, क्या कह रहा है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के रूप में किस कारण ठीक है नहीं प्रतिस्थापित होता, नहीं प्रतिस्थापित हो रहा है। 94 नंबर पूछ रहा है किस कारण नहीं, तो जल की सीमा एवं आग के कारण जो है, ठीक है, यह नहीं प्रतिस्थापित, बाकी सबके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न 95 नंबर, क्या कह रहा है जरा देखा जाए। जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही संदर्भ क्या है, तो सबसे पहले नगरीकरण होगा, ठीक है, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। क्या लगा दिया जाए, नगरीकरण, ठीक है, उसके बाद जो है प्रवास, आस्थापन, ठीक, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण हो जाए। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, तो यह चिपको आंदोलन का नारा था। कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन का नारा था। अगला, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, तो चिपको आंदोलन का संबंध है पादप संरक्षण से, आपको पता ही है, पेड़ पौधों को बचाने से। अगला, पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, यही तो होता होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या होता है, भूमंडलीय हेक्टेयर होता है, ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर, ए वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न 99 नंबर, क्या कह रहा है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है, उसका पदचाप कहा जाता होगा, कोई है क्या, पारिस्थितिकीय पदचाप। क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकीय पदचाप, क्या हो जाए, पारिस्थितिकीय पदचाप, यानी कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। आ जाइए 100वां और अंतिम सवाल पे, क्या कह रहा है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक, निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है। आसान सा प्रश्न है। पोषक चक्रण और फसल का परागण, पोषक चक्रण और क्या, फसल का परागण, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाए, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। तो ये जो है, ठीक है, मात्र थोड़े समय में आपने 100 प्रश्न देखे, किसके, अपने ईवीएस वाले सेक्शन का, ठीक है। तो जब आप 4 तारीख को ठीक पेपर दे रहे होंगे ईवीएस का, ठीक है, तो निश्चित तौर पे इसका आपको फायदा मिलेगा। तो एक बार सुन के जाइएगा, जैसे बंद करे वैसे सुन लीजिएगा, लेकिन सुन के, ठीक है, पेपर देने से पहले एक बार जरूर सुनिएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही, ठीक है। आप सभी को आपके पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। और जो आपने टारगेट बनाया है 90 प्लस का, मुझे उम्मीद है आप 100 प्लस भी करके आओगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से जाए, आप सब, ठीक है, सफल हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।